हेलो नमस्कार, मैं प्रतिज्ञा स्वागत करती हूँ आपका अपने नए चैनल साइकोलॉजिस्ट टॉक में। आज हमारे साथ मिस शिवांगी सिंह जी हैं, जो कि एक जानी मानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल थेरेपीज में इनकी कई सारी एक्सपर्टीज हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ओसीडी क्या है, ओसीडी क्यों होती है, ओसीडी के साइन सिम्टम्स क्या हैं और इनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है। तो मैम, आप हमारे व्यूअर्स को पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें और हाय बोल दें सबको। Okay, so thank you so much for introducing me, Pratigya ji. My name is Shivangi. I am a child psychologist and currently I am working in a Trident Psychiatric Hospital, Neuropsychiatric Trident Hospital. And now I am going to tell you about the OCD. What is OCD? OCD क्या होती है, कैसे होती है और इससे कौन कौन से लाइफ के एरियाज अफेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले तो OCD जो है उसका फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, एक मानसिक रोग है जो हमारे थॉट प्रोसेस को, ब्रेन को और बिहेवियर को अफेक्ट करता है, जिससे डे टू डे लाइफ हमारी अफेक्टेड होती है। इट इन्वॉल्व्स इन अ सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन द डे टू डे लाइफ, लाइक हमारी सोशल एरिया इफेक्ट होती है, हमारी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होती है, हमारी ऑक्यूपेशनल लाइफ इफेक्ट होती है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ इफेक्ट होती है। ये सारे एरियाज बहुत डिस्ट्रेसिंग होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अब व्हाट इज ओसीडी? ओसीडी होता क्या है? ओसीडी के टू मेन रीजंस होते हैं, मेन कारण होते हैं। एक होता है ऑब्सेशन, दूसरा होता है कंपल्शन। सो व्हाट इज ऑब्सेशन एंड व्हाट इज कंपल्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्सेशन एंड कंपल्शन? ऑब्सेशन होता है कि किसी भी थॉट से, कोई भी ऐसी सोच है जो बार बार हमारे दिमाग में आ रही है, बार बार हमें परेशान कर रही है, हम उसे नहीं लाना चाह रहे हैं, हम उसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बट फिर भी वो हमारे बाद में दिमाग में आती है कि इट कीप्स पॉपिंग इनटू आवर माइंड। हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, 24 घंटे हम उस थॉट से सफ़र कर रहे होते हैं। ये हमारा कंपल्शन हो जाता है। जैसे कि कोई इंसान ये सोचता है कि उसको एक बहुत सीरियस सिवियर बीमारी हो जाएगी और इस पे वो भरोसा करने लगता है कि उसको सच में कोई बीमारी हो गई है। इसकी वजह से वो बार बार वही की रिपीट करता रहता है, दूसरों से उसी बारे में बातें करता रहता है, वैसा ही बिहेव भी करने लगता है। तो जब तक हम सोचते हैं, जब तक ये चीज़ हमारे दिमाग में होती है, तब तक तो वो कंपल्शन होता है, तब तक तो वो ऑब्सेशन होता है, वो ऑब्सेशन होता है। लेकिन जब ये हम कुछ परफॉर्म्स को अवॉइड करने के लिए, उस थॉट को अवॉइड करने के लिए हम कोई एक्ट करने लगते हैं, बिहेवियर परफॉर्म करने लगते हैं, तो वो कंपल्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम कंपल्शन कहते हैं। सो ये हो गए व्हाट इज ओसीडी, व्हाट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके, सो मेनली इसके टू क्राइटेरिया हैं, ऑब्सेशन और कंपल्सन। ऑब्सेशन मीन्स किसी थॉट का बार बार आपके दिमाग में आना और कंपल्सन मतलब उसको हम परफॉर्म करना है, एक्शन वे में। ओके, तो मैम आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या है, कैसे हम पहचाने कि ये ओसीडी के लक्षण हैं या जो भी पर्सन है ये ओसीडी से ग्रसित हो चुका है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ICD-10 एंड ICD-11 इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हमें मेट करने पड़ते हैं। लाइक द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया कि ये जो ऑब्सेशन है, जो थॉट है, वो कंटिन्यूसली 2 हफ्ते से लगातार होनी चाहिए और विदाउट एनी ऑब्वियस रीजन। कोई ऐसा रीजन नहीं होना। जैसे मान लीजिए कोई हमारी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, उसको लेके हम परेशान हैं, उसको लेके हम बार बार सोच रहे हैं, तो इट्स नॉर्मल, ये हम सबके साथ होता है। बट विदाउट एनी रीजन हम 2 हफ्ते से किसी एक चीज को पकड़ के बैठे हैं, बिना किसी ट्रेजेडी के हम उस चीज को 2 हफ्ते से लगातार वही चीज सोच रहे हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं, उस थॉट की वजह से हम अपनी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यूसली अगर 2 हफ्तों से हो रहा है तो डेफिनेटली हमें किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। ओके मैम, तो साइन और सिम्टम्स में जैसे कि आपने मुझे पहले बताया था कि क्लीनलीनेस, ऑर्डर, होर्डिंग, काउंटिंग, ये इसके सिम्टम्स तो ये मतलब आप मुझे ऑर्डर वे से बताइए कि ये क्या क्या चीजें हैं। जैसे क्लीनलीनेस है तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? हाँ, जैसे कुछ ओसीडी के साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो है क्लीनलीनेस का। हम बार बार सफाई करते हैं, एक ही चीज़ को पूरे दिन में अगर हम देखा जाए तो कम से कम 10 से 20 बार इसी जगह पे, सेम प्लेस पे सफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। हमें लगता है कि 1 बार या 2 बार या 3 बार सफाई करने से वो चीज़ साफ नहीं हुई है, और अगर कोई और उस जगह पे बैठ जाता है तो हमें और ज़्यादा इरिटेशन होती है कि फिर से वो गंदा हो गया, हमें फिर से साफ करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मेरा एक 52 ईयर ओल्ड एक लेडी थी जिनको वॉशरूम में सफाई करने की बहुत बुरी हैबिट थी। लाइक वो उनके वॉशरूम में उनके अलावा कोई नहीं जाता था, लेकिन फिर भी वो हर दिन अपना वॉशरूम, जो पॉट का ब्रश होता है, वो डेली नया खरीदती थी, उसको हर 1 घंटे बैठ के साफ करती थी। और जो
हार्पिक होता है जिससे हम वॉशरूम साफ करते हैं, पॉट साफ करते हैं, वो एक एक दिन में एक एक डिब्बा खत्म कर देती थी। डेली पर डे के हिसाब से उनका एक एक डिब्बा आता था सिर्फ उसको सफाई करने का, पॉट को सफाई करने का। और उनको जब भी टाइम मिलता था सारे काम को छोड़ के आके वो जल्दी जल्दी पॉट सफाई करने लगती। अगर वो नहीं करती थी तो उस दिन उनको इतनी इरिटेशन होती थी, उनको खुद को हर्ट करने का मन करता था, दूसरों को हर्ट करने का मन करता था। तो ये चीज़ हम कंपल्शन में आती है कि हम उसको एक्ट कर रहे हैं, हम थॉट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको रोकने के लिए, सप्रेस करने के लिए हम एक्शन ले रहे हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो क्लीननेस इज अ वेरी फर्स्ट साइन ऑफ ओसीडी। और लगातार ये 2 हफ्तों से होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक दिन कुछ क्लीन कर रहे हैं तो हमें ओसीडी है, नहीं, ये लगातार 2 हफ्तों से होना चाहिए, तब हम क्राइटेरिया, हम उसको ओसीडी में कन्वर्टेड मान सकते हैं। ओके, और अगर सेकंड जो है ऑर्डर वे में हर चीज को रखना, तो ऑर्डर में ऑर्डरिंग क्या क्या क्राइटेरिया हमारा इंक्लूड होता है? सेकंड होता है ऑर्डरिंग, लाइक हर चीज अपने ऑर्डर में रखना, सिस्टमेटिक वे से रखना। अगर वो चीज थोड़ी भी हिल जाती है या आगे पीछे हो जाती है तो हमें इरिटेशन होती है। वी स्टार्टेड गेटिंग सो इरिटेटेड कि ये ऐसे जैसे मैंने रखा था वैसे क्यों नहीं है, ऑर्डर में क्यों नहीं है। अगर हल्का सा पर्दा कर्टन हमने जैसे लगाया है वैसे हल्का सा नहीं है, किसी ने टच कर दिया या हिला दिया तो हमें इरिटेशन होने लगती है, हम इरिटेट होने लगते हैं। हमें हर चीज़ ऑर्डर फॉर्म में होनी चाहिए, ये कंपल्सरी होता है। तो ये सेकेंड इसका एक सिम्टम है कि हर चीज़ ऑर्डर में रखना, सिस्टमैटिक वे से रखना। अगर वो चीज़ वैसे नहीं है तो हमें दिक्कत होती है, हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट होता है। और मैम होर्डिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या क्राइटेरिया इंक्लूड होगा होर्डिंग में? होर्डिंग में जैसे कि हम बहुत सालों से बहुत सारे छोटे छोटे जो यूज़लेस चीज़ें होती हैं घर में वो हम कलेक्ट करके रखते हैं। जैसे कि कोई भी टूटी फूटी चीज़ हो गई या कीरिंग हो गई जो यूज़लेस है, जो कोई यूज़ नहीं है, या फिर कोई सामान टूटा हुआ है, बट उसको हमें कलेक्ट करके रखने का बहुत शौक होता है। हम ढूंढ ढूंढ के रोड से, बाहर से, किसी और के घर से वो चीज़ लाते हैं, कलेक्ट करके अपने पास रखते हैं। काफ़ी सालों से ये कर रहे होते हैं। और एक मैम मैंने काउंटिंग का केस देखा था कि एक पेशेंट था, हमारे पहले हॉस्पिटल में आया हुआ था। उसको आदत थी, वो सिक्के बहुत काउंट करता था, नोट बहुत काउंट करता था, और कहीं भी रहता था ये 1 2 3 4 5 6। तो ये भी क्या ओसीडी के क्राइटेरिया में आता है काउंटिंग? जी बिल्कुल, काउंटिंग एक वन ऑफ द सिम्टम ऑफ ओसीडी है, जिसमें इंसान कहीं भी होता है सिर्फ उसके दिमाग में काउंटिंग चलती रहती है। उसके हाथ में पैसे हैं वो भी काउंट करेगा, 10 बार करेगा, 20 बार करेगा। एक बार काउंट करने से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, वो कंटिन्यूअसली काउंट करता रहेगा। और उस चीज़ से अगर वो काउंट नहीं करेगा, किसी ने उससे ले लिया तो उससे डिस्ट्रेस होगा, उससे प्रॉब्लम होगी। और सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेफ्टी में हम अपने सेफ्टी पर्पस के लिए लाइक हम बार बार चेक करते हैं, स्टोव चेक करेंगे, बार बार लॉक चेक करेंगे। एक बार चेक किया नहीं सेटिस्फेक्शन होती, कम से कम 10 बार 20 बार कंटिन्यूस, हमें भरोसा ही नहीं होगा कि हमने अच्छे से बंद किया है। हम बार बार उसको जाके चेक करते रहेंगे। हम फ्रिज बार बार चेक करते रहेंगे, फ्रिज तो ठीक से बंद करिए, स्टोव, गैस के स्टोव होते हैं वो तो ठीक से बंद किया है, लॉक बार बार जाके चेक करेंगे। हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है 2-3 बार चेक करने से, कम 10 टाइम्स 20 टाइम्स करते ही करते हैं। तो ये होती है सेफ्टी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ICD 10-11 DSM क्राइटेरिया आपका क्लीनलीनेस है, ऑर्डर, होर्डिंग, काउंटिंग और सेफ्टी। अगर ये 5 जो क्राइटेरिया हैं किसी पर्सन में मिलता है तो हम उसको ओसीडी के क्राइटेरिया में इंक्लूड कर सकते हैं। और 5 में से कोई और मैम डायग्नोसिस करने के लिए क्या हम लोग क्या एपिसोड्स या क्या चीजें देखते हैं? डायग्नोसिस करने के लिए हम कुछ असेसमेंट्स यूज करते हैं, लाइक वाइट बॉक्स और प्रोजेक्टिव टेक्निक कुछ यूज होती है, जिससे बहुत ही क्लियर कट सिम्टम्स हमें उनके पता लग जाते हैं। और बाकी आगे इंटरवेंशन पार्ट में हमें हेल्प मिलती है कि कौन सी ओसीडी का ऐसा पार्ट है जो सिवियर है, जो मॉडरेट है, जो माइल्ड है, तो हम उस तरीके से उनके इंटरवेंशन प्लान करते हैं। तो इसके कुछ ड्यूरेशंस भी होते हैं, 1 वीक 2 वीक 2 वीक्स इसके ड्यूरेशन। अकॉर्डिंग 2 वीक में ये सारे सिम्टम्स किसी भी सारे एक मतलब सिम्टम भी सारे है, अगर symptoms होर्डिंग में भी से 2 एक वीक से हो symptoms- रहा है, क्लीनिनेस भी 2 वीक से कंटिन्यूअसली हो रहा है, कोई एक सिम्टम भी 2 वीक से लगातार हो रहा है, तो भी हम उसको ओसीडी का ही एक पार्ट मानेंगे। 2 वीक्स तक वो परसिस्ट करना चाहिए। ओके मैम, तो आप मुझे ये बताइए कि इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, ओसीडी होने का क्या क्या रीजन है? ओके, तो सबसे पहला रीजन है वो है जेनेटिक रीजन। हमारे जीन्स में कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है जो आगे ट्रांसफर होती जाती है। तो इट कुड बी अ जेनेटिक रीजन ऑल्सो, इट कुड बी अ बायोलॉजिकल रीजन ऑल्सो, लाइक हमारे न्यूरोट्रांसमीटर लाइक सेरोटोनिन है वो इम्बैलेंस होते हैं हमारे ब्रेन में, इसकी ब्रेन में, इसकी वजह से हमें ये ओसीडी हो सकता है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कि हम कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं हर इंसान के लाइफ में, कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो बार बार रिकरेंट होते हैं, जो हम टॉलरेट नहीं कर पाते, ले नहीं पाते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं, लाइफ चेंजेस की वजह से होती हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। या हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस भी तो परसिस्ट करते हैं अगर ओसीडी के सिम्टम्स आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ओके मैम,
तो मैम आप ये बताइए कि आप क्या क्या असेसमेंट आप मतलब साइकोलॉजिकल वे में आप क्या यूज़ करती हैं? हाँ, मैं वाइट बॉक्स यूज़ करती हूँ जो कि बहुत ही क्लियर कट सिम्टम शो करता है ओसीडी का, और जिसमें हमें लेवल्स पता लगते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, जिसकी वजह से हमें इंटरवेंशन प्लान बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट भी हम इसमें हाँ, यूज़ कुछ कर सकते हैं? प्रोजेक्टिव टेस्ट लाइक रोशाक हो गया, टीएटी थर्मेटिक परसेप्शन टेस्ट हो गया, ये टेस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं ओसीडी आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके मैम, तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए, बिल्कुल। तो आप उसको साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में क्या क्या चीज़ें देती हैं? सबसे पहले तो मैं साइको एडुकेट करती हूँ कि उनको क्या बीमारी है, और बीमारी में और एक नॉर्मल और एबनॉर्मल पर्सन में क्या फ़र्क है, क्या बीमारी होती है और क्या बीमारी नहीं होती है, मैं इसमें डिफ्रेंशिएट उनको कराती हूँ। उनकी फैमिली को और उस पेशेंट को साइको एडुकेट करती हूँ उसके बारे में, लाइक किसी को ओसीडी है तो ओसीडी क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या उसके सिम्टम होते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं अकॉर्डिंग टू DSM, ICD-10, ICD-11, वो सारी चीज़ें उनको अवेयर करती हूँ। फिर उनको एक्सेप्टेंस पे वर्क करती हूँ कि कैसे उनको कि किसी भी इंसान को कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है पहले, क्योंकि लोग सोसाइटी में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा होता है कि अगर कोई साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को विजिट कर रहा है तो वो पागल है। तो उनको एक्सेप्टेंस लाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कभी अपने ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, उसको सही नहीं कर पाएंगे उस बीमारी को। तो एक्सेप्टेंस पे मैं वर्क करती हूँ ताकि वो एक्सेप्ट कर पाएँ कि मुझे बीमारी है। फिर उसके बाद हम CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज़ करते हैं, उनके थॉट प्रोसेस पे वर्क करते हैं, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी का यूज़ करते हैं, और डेफिनेटली मैं एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपिस्ट हूँ तो मैं एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी यूज़ करती हूँ, जिसमें उनके एक्सप्रेशन कैसे हम एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस करें अपने आप को, जो ट्रू इमोशंस है हमारे अंदर जो हम किसी को शो नहीं कर पाते हैं, वो एक्सप्रेसिव आर्ट के थ्रू हम कैसे एक्सप्रेस करें, उस पर वर्क करती हूँ। मैम आप हमें ये बताएं कि अगर किसी पर्सन में CBT डायग्नोस्ड हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनकी फैमिली या फिर उनका जो केयर गिवर होता है वो कितना रिस्पॉन्सिबल होता है? 100% रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज उनको प्रायरली उनकी केयर करना उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी साइकोलॉजिकल पेशेंट के लिए, या फिजिकली भी कोई बीमारी है उसके लिए एक इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो केयर गिवर्स हैं या पेरेंट्स हैं वो कैसा माहौल घर में रख रहे हैं, वो किस नज़रिए से उनको देख रहे हैं, किस माइंडसेट के साथ उनसे बात कर रहे हैं, किस तरीके से आपस में रिलेशनशिप बना के रख रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो हम इन पे भी वर्क करते हैं। ओके मैम, जैसा कि आपने मुझे बताया कि ये एक साफ सफाई से रिलेटेड बीमारी है, ये एंजाइटी रिलेटेड बीमारी बिल्कुल, है, हाँ। ठीक है। तो क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि कोविड-19 के टाइम क्या ये बीमारी इंक्रीज हुई है? क्योंकि उस टाइम हमारे घर में एक्सेसिव साफ सफाई रहती थी, लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया था। तो क्या उस समय ये केसेस बढ़े हैं, या उस समय जो लोग ज्यादा साफ सफाई करते थे क्या उन्हें भी हम डायग्नोज कर सकते हैं कि वो OCD उनको है? कोविड-19 के बाद तो काफ़ी केसेस बढ़े हैं, लेकिन हम उसको OCD में काउंट नहीं करेंगे जो कोविड में हम बार बार हैंड वॉश करते थे या सैनिटाइजर यूज़ करते थे, बिकॉज वो एक बहुत ही जेन्युइन रीज़न था। कोविड-19 कोरोना वायरस एक बहुत ही डेंजरस बैक्टीरिया था जिससे लोगों की डेथ हो रही थी, इस वजह से लोग अपनी सेफ्टी के लिए ये चीज़ कर रहे थे, तो बहुत जेन्युइन चीज़ थी, वो OCD में नहीं कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी स्पेसिफिक एंड जेन्युइन रीज़न हम बार बार वो चीज़ 2 वीक्स तक लगातार करते हैं, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं OCD में। ओके मैम, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि सपोज कि मुझे OCD है, ठीक है, मुझे पता भी है कि मुझे ये बीमारी है, पर मैं इससे कोप अप नहीं कर पा रही हूँ, मेरी फैमिली मेरा फुल सपोर्ट करती है, तो आप मुझे मेरे लिए क्या सजेशन देंगे कि मैं अपने आप को इससे कोप अप करने के लिए मुझे किस तरीके से थेरेपी लेनी चाहिए या अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए? ओके, तो सबसे पहली बात, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है कि आपको OCD है, राइट, और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। सेकेंडली, हमें आपके रूट कॉज पे पहले तो सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था, 2 साल पहले, 1 साल पहले, एंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि कोई भी बीमारी जब स्टार्ट होती है तो बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स से स्टार्ट होती है, उसका कोई ना कोई रूट कॉज ज़रूर होता है। तो सबसे पहले हम उस रूट कॉज को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये स्टार्ट क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और कितने टाइम से हो रही है। उसके बाद हम उस रूट कॉज पे वर्क करते हैं, कैसे, अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू, राइट। CBT हम यहाँ पे इस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ करते हैं कि हमारे कॉग्निशन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। हम अगर कोई चीज़ सोच रहे हैं रिपीटेडली तो उस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए हम CBT यूज़ करते हैं, और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स को सप्रेस करते जाते हैं, जो कि बाद में कंपल्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं CBT यूज़ कर सकती तो आप मुझे एक सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपने एक स्टोरी बताई थी आपके एक हाँ। वर्कशॉप में, मैंने हूँ। सुना था कोई बटरफ्लाई हाँ, या कुछ ऐसा था, तो आप correct, हमारे correct. व्यूअर्स को Definitely. मोटिवेशन देने के लिए वो स्टोरी प्लीज सुनाइए। Okay, definitely. So there is one insect, bumblebee, जो एक फीमेल इंसेक्ट है और जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो कभी उड़ नहीं सकती है, बिकॉज उसकी विंग्स बहुत छोटी हैं एंड उसकी बॉडी वेट्स बहुत ज़्यादा है। तो ये साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया था बहुत पहले कि वो कभी उड़ नहीं सकती है। बट वो ये काम हर दिन साइंस को फेल करते हुए, नेचर को फेल करते हुए, वो ये काम हर दिन पॉसिबल करती है, उस इम्पॉसिबल काम को हर दिन पॉसिबल करती है। अब सवाल ये उठता है, वो ये इम्पॉसिबल काम हर दिन पॉसिबल कैसे करती है? जैसे कि मैंने बताया कि वो एक फीमेल इंसेक्ट है, एंड इंसेक्ट्स हम इंसान की भाषा नहीं समझ सकते। तो साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था कि दिस इंसेक्ट कैन नॉट फ्लाई बिकॉज उसके विंग्स बहुत छोटे हैं एंड उसकी बॉडी वेट बहुत बड़ी है। बट इंसान एक इंसेक्ट इंसान को नहीं समझ सकता, तो वो अपने वे से अपनी लिमिट्स बनाती है कि मैं हर दिन कोशिश करूंगी उड़ने की। मेरे विंग्स छोटे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं उसी विंग्स के साथ, जो हैं विंग्स जितनी छोटी हैं, उसके साथ हर दिन मैं कोशिश करूंगी उड़ने की। एंड आज के डेट पे उस कोशिश के थ्रू वो हर दिन ये इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करती है और वो उड़ती है। तो इससे हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, इस ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से, कि हमें अपनी लिमिटेशंस खुद सेट करनी चाहिए। लोगों की बातें सुन के, लोगों पे भरोसा करके लिमिटेशंस नहीं बनानी चाहिए, हमें अपनी लिमिटेशंस को खुद सेट करना चाहिए अपने लिए। तो इसके लिए बहुत बड़ी और बहुत सुंदर सी चीज़ किसी ने कही है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हम मन में सोच लिए कि हम हार गए हैं तो हम हार के बैठ जाएंगे और हम एक्ट भी वैसा ही करेंगे, हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे। अगर हम मन में सोच लिए कि हम जीत गए हैं तो हम कुछ भी करेंगे, उस चीज़ को पाने के लिए कुछ भी करेंगे, तो हम जीत जाएंगे एक दिन। थैंक यू सो मच मैम, आपने वाकई में बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, या आप अगले सेशन में कोई अपना स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और मैम को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, आप अपना कीमती समय निकाला आपने और हमारे शो में आए। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स।